अच्छा, तो सर जो आपने पहले बताया था कि कोलोन अपेंडिक्स में जो सबसे पार्शियल पॉइंट है, जो मतलब अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो सबसे पहले हमें यहाँ ट्रांसवर्स कोलोन में पता लगेगा, क्योंकि इधर दो ब्लड सप्लाई आ रही हैं, एक हाइंड गट और मिड गट की, और मिड गट की एसएम में आ रही है और हाइंड गट की आईएम में आ रही है, तो सबसे पहले यहाँ होगा। लेकिन ड्यूडिनल में भी डोल है सप्लाई, लेकिन उधर आपने कहा था उधर आर्टरी थोड़ी बड़ी होती है, एनेस्टोमोसिस बेहतर होता है, तो इसलिए वहाँ इशू नहीं होगा। तो वो, और आपने ये फिर सारा पाथवे भी बता दिया, तो ये भी मैंने नोट डाउन कर दिया। और इसके बाद फिर आपने बताया था फोरगट की सेकंड ड्यूडिनम, जहाँ मेजर ड्यूडिनल पेपिलाई होता है उससे ऊपर तक फोरगट है, और उसकी सप्लाई सीलियर ट्रंक है, और मिड गट की सप्लाई 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक, और उसके पीछे से वो आ रही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ रही है, और ये ओपन ही रखना। अच्छा, और हाइंड गट की आपने बताई थी कि 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेके एंड तक जो है वो सारी हाइंड गट अपर एनल कैनाल तक। अच्छा, तो वहाँ तक इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अपर एनल कैनाल से आगे फिर वो किसके हवाले है? फिर ज़्यादा पेल्विस पेरिनियम हो सकता है। अच्छा, पेल्विस पेरिनियम होगा। इसमें लाइट ऑन है। हाँ जाओ। और सर आपने बताया था कि जो सीकम है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, और यानी पेरिटोनियम के बिहाइंड है। सीकम रेट्रोपेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम के बिहाइंड पड़ा हुआ है ये, यानी ये स्ट्रक्चर जिस तरह आपने बताया था, ये सर्कल क्रॉस सेक्शन, तो सर्कुलर जो है ये सीकम है और पेरिटोनियम भी सारा है, लेकिन यहाँ इसको कवर नहीं कर रहा। और इसके दौरान में आपने बताया था कि रेट्रोसीकल रिसेस होते हैं, और रेट्रोसीकल जो रिसेस होती है इसका कोई फंक्शन है, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है कि वहाँ अपेंडिक्स पड़ा होता है। अपेंडिक्स पड़ा होता है, जो रेट्रोसीकल अपेंडिक्स होता है पड़ा होता है। सही। और सर आपने कहा था जो सीकम है उसमें जो सर्कुलर मसल्स हैं वो फुल कवर करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल 3 बैंड की शक्ल में होते हैं, एंटीरियर, पोस्ट मेजर, पोस्ट लैटरल, और जो है वो सारे कन्वर्ज करते हैं अपेंडिक्स पे। और आपने कहा था इस तरह हम लोकेट कर सकते हैं सर्जिकली, वो वाला पॉइंट किस तरह से? आप इसको फॉलो करते हो मसल, अच्छा, जहाँ पे टर्मिनेट करते हो अपेंडिक्स की बेस होती है। अच्छा, हम उन मसल्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे, जहाँ वो तीनों मिलकर एक बेस बना रहे होंगे, वहाँ वो अपेंडिक्स का पॉइंट लोकेट हो जाएगा सर्जिकली। ठीक है। वही मैं कहा था डिस्टेंडेड पे आगे लूप होते हैं, तो आप उनको थोड़ा साइड पे करते हो तो पीछे सीकम नजर आता है, तो इसलिए हम रेट्रोपेरिटोनियल तो रेट्रोपेरिटोनियल होने की वजह से है ना, लेकिन लूप्स क्योंकि फ्री फ्लोइंग है तो वो सामने होते हैं, तो जब उन्हें थोड़ा साइड पे करोगे तो पीछे आपको सीकम पड़ा नजर आएगा। हम वहाँ से फॉलो करेंगे उन बैंड्स। हाँ, वहाँ से फिर बैंड। और सर आपने ये भी बताया था कि सीकम में इलियप्सोस मसल जो इलियाकस पासोस है उनके पीछे से सीलियम लाइज अबव इलियप्सोस, और इलियप्सोस के पीछे से 2 नर्व्स गुजरते हैं। पीछे से नहीं, सीकम के पीछे से। अच्छा, ये पॉइंट पर रखता। अच्छा, सीकम के पीछे से और इलियप्सोस के आगे से 2 नर्व्स, एक फेमोरल नर्व फेमोरल क्यूटेनियस और लैटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस और लैटरल फेमोरल। और आपने एक पॉइंट बताया था कि फेशिया के ऊपर से, वो वाला पॉइंट क्या था सर? इधर उसके आगे फेशिया पड़ा होता है ना मसल के। अब मसल के आगे, तो फेशिया के ऊपर हो गया और सीकम के पीछे हो गया। और आपने बताया था अबव सीकम जो है जो लाया करता है मोबाइल, हाँ, सीकम के ऊपर जो है एक मोबाइल स्ट्रक्चर लाया करता है, वो आपने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि वो एक मोबाइल स्ट्रक्चर है। हाँ, मतलब उसके आगे पड़ा होता है एंटीरियर, एंटीरियर, और वो थोड़ा मोबाइल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपने बताया था एंटीरियर पोस्टीरियरली सीकल आर्टरीज होती हैं। हाँ, आपने बताया था जो मिड गट की सप्लाई है एसएम में, उससे आगे इलियोकोलिक आर्टरीज निकलती हैं, और उससे आगे फिर एंटीरियर सीकल आर्टरी निकलती है, और पोस्टीरियर सीकल आर्टरी निकलती है, और पोस्टीरियर सीकल आर्टरी जो है वो सबसे थोड़ी बड़ी होती है, और वो अपेंडिक्स को सप्लाई भी करती है। अपेंडिकुलर आर्टरी भी इसी को ही कहते हैं। नहीं, ये देती है। अच्छा, ये देती है। और जब अपेंडिक्स को हम सर्जरी करते हैं तो इस आर्टरी को क्लैम्प कर देते हैं, अपेंडिकुलर आर्टरी जो ब्रांच है पोस्टीरियर सीकल आर्टरी की। और जो एंटीरियर सीकल आर्टरी ये आगे किधर जाती है? वहीं पे सीकम को सप्लाई करती है, सीकम को सप्लाई कर देती है, वहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, ब्रांच में। और आपने बताया था अपेंडिक्स जो है वो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स है। इन्फेंट्स में कॉमन इसलिए होता है अपेंडिक्स का मसला, क्योंकि उनका जो ल्यूमेन है वो पेटेंट यानी ओपन होता है। तो ओपन होता है, इसका मतलब कि फूड एंटर होके आगे ब्लड में जा सकता है। ब्लड में नहीं, बस ल्यूमेन तो क्लोज्ड एंड है ना, फंस सकता है। तो आखिर में क्लोज होता है इन्फेंट, पाउच है। तो पेटेंट ओपन का क्या मतलब? मुझे तो लगा कि आखिर में ओपन होता है। नहीं, ओपन तो नहीं हो सकता, एंड पे वो क्लोज है। पाउच यूं बनेगा ना। यस सर, अपेंडिक्स यूं करके पड़ा हुआ है। यस सर। पेट का मतलब अंदर इसके यूं ल्यूमेन अलग है। अच्छा, तो फूड यहाँ आ सकता है। सर मतलब बाद में अगर यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सर अडल्ट में कैसा है कि उनमें एडल्ट में ओब्लिटरेट हो जाते हैं या कोई नहीं होती है, लेकिन ये पाथ ऐसा पड़ा रहता है, नहीं ये सारा वाला क्लोज हो जाता है। ये सारा क्लोज हो जाता है, अच्छा, सारा फिल्ड अप हो जाता है, यानी पोटेंशियल स्पेस इसके अंदर एग्जिस्ट करती है इन्फेंट इसी वजह से अगर कार्ड में जाए तो फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, और उसके बाद आपने बताया था अभी मतलब हमेशा नहीं काटते हैं, अभी आजकल इसके कुछ यूजेस आ गए हैं सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन में, कभी कभी यूरेटर रिकंस्ट्रक्शन इस तरह चीज़ों में फिर यूज़ करते क्योंकि जिस्म का तो हर चीज़ का फ़ायदा होता है ना, वो तो मैं ऐसे हैं समझ। इसको, अगर ज़रूरत ना हो तो वैसे नहीं निकालते। यस। और सर आपने बताया था 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स, और ये खुद 6 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसके बाद आपने बताया था मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी का आपने ये बताया था कि इसका जो अपेंडिक्स है इसको लोकेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस होती है वो फिक्स होती है, बाकी इसका जो अपेंडिक्स का सारा एरिया वो मोबाइल है। और आपने बताया था अम्बलाइकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के दरमियान एक लाइन खींचेंगे 2/3 इस तरफ से 1/3 इस तरफ से, जो क्रॉस बनेगा वहाँ में इसकी बेस मिल जाएगी अपेंडिक्स की। और उसके बाद फिर ग्रेड आयरन थी और लेंस थी, लेंस LANZ हाँ LANZ। ग्रेड आयरन ट्रेडिशनल इंसिजन है जो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द लाइंस होती थी, और जो लेंस थी वो पिनियर इंसिजन थी जो अलोंग द लाइंस होती थी। सर इनमें मतलब लेंस में और मैकबर्नी में क्या फ़र्क है? मैकबर्नी तो पॉइंट है, मैकबर्नी पॉइंट है, हाँ पॉइंट है, लेकिन वो मैम ने मैकबर्नी इंसिजन पढ़ाई थी। पर वो उसी ग्रेड आयरन में कह रहे हैं। ग्रेट है, इंटीरियर डॉर्मल वॉल है बाहर से, तो अगर हम इसको यूं काटेंगे तो ये मैकबर्नी वो अगर लाइंस यूं जा रही है ना, स्किन की लाइंस की फॉलो। स्किन लाइंस फॉलो करते हैं, यूं अगर काटेंगे लेंस है, अगर यूं काटेंगे तो वो है ग्रेड आयरन। सर मतलब वैसे लाइंस यूं जा रही हैं इस तरफ। लाइंस में ख्याल है यूं करके जा रही है, हाँ इस तरह जा रहा है। यूं करके। तो अब तो ऐसी स्किन की लाइन की करते हैं ना पैरेलल। उसके बाद फिर आपने बताया था कि जो कॉमन अपेंडिक्स की जो लोकेशन है, पहले तो आपने बताया था रेट्रोसीकल पोजीशन है, हाँ मोस्ट कॉमन 70% यही होता है। सीकम, यानी सीकम के पीछे रेट्रोसीकल। और दूसरा आपने बताया था कि पेल्विक सेकंड मोस्ट। पेल्विक से मुराद, पेल्विक तो बहुत बड़ा एरिया को मतलब पिन ये पॉइंट। नीचे को होगा, पेल्विस में जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ लाइन एक बनती है उसके पैरेलल आपने। लाइन नहीं, बस पेल्विस से सारा पेल्विस है ना, अच्छा। नीचे को जा रहा हूँ। समझ। हाँ पेल्विक ग्रिम, वो भी मैंने पूछना था, पेल्विक ग्रिम ब्रेम क्या किस उसमें, वो तो आगे बताया था। वो अभी आगे आएगा, मैंने वो पूछना होगा एक मिनट। सरफेस मार्किंग या लैंडमार्क समझ लो। अच्छा, उसके बाद फिर सर आपने बताया था कि कॉमन जो है अपेंडिक्स की लोकेशन, हाँ इंट्रा एब्डोमिनल है, तो हाँ अपेंडिक्स की इंट्रा एब्डोमिनल है तो इसकी अपनी मेजेंट्री जिसका नाम मीजो अपेंडिक्स है, और इसको अपेंडिकुलर आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। उसके बाद फिर आपने बताया था थ्रोम्बोस कैन अकर आफ्टर अपेंडिक्स सर्जरी और नेक्रोसिस। फिर अपेंडिसाइटिस में हो सकता है थ्रोम्बोसिस। अगर अपेंडिक्स का एरिया इन्फ्लेमेट कर जाए तो फिर थ्रोम्बोस हो जाए। क्यों सर, मतलब किस तरह, मतलब इन्फ्लेमेशन है, साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं थ्रोम्बोसिस के। अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाए दैट कैन बी फैटल, वो क्यों? हाँ क्योंकि आपने एक अगेन अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया तो आपने पूरे एब्डोमेन में कंटेमिनेट कर दिया पूरे एब्डोमेन को। अच्छा। आप उसमें फूड कंटेंट जा सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन वॉल्ड ऑफ होता है तो उसे एब्सेस कहते हैं, अगर पूरे एब्डोमेन में फैल जाए उसे तो सर ये फटता अपेंडिक्स तभी है ना जब ये बहुत पेन होने लग जाए और बंदा सर्जरी ना करवा रहा हो, रिलक्टेंट हो। जब डिले होती है सर्जरी तभी ज़्यादा रिस्क होता है। अगर पूरे में फैल जाए तो क्या? पेरिटोनाइटिस कहते हैं, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो सर एब्सेस और एसाइटिस में क्या फर्क है? एब्सेस तो डिफरेंट चीज़ है। एब्सेस होती है एक वॉल्ड ऑफ इन्फेक्शन को कहते हैं। वॉल्ड फॉल्स हो सकती है, ट्रू हो सकती है, मल्टीपल टाइप्स होती हैं। तो वो जो वॉल्ड ऑफ एक इन्फेक्शन है उसे एब्सेस कहते हैं। जो एसाइटिस है वो फ्लूइड होता है इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। जितनी स्पेसेस हैं सब भर जाए। हाँ, जितने स्पेसेस में भर सकता है, और कैविटी में इतना भर जाता है कि एब्डोमेन डिस्टेंड होना शुरू हो जाता है, मल्टीपल सेंटीमीटर डिस्टेंड। और सर फिर आपने ये भी बताया था कि अडल्ट में जो है पोस्टीरियर मिडली अपेंडिक्स चला जाता है, क्योंकि जो वॉल है वो बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाती है, लैटरल बोलते हैं। लैटरल वॉल ऑफ द सीकम। और उसके बाद इन्फेंट्स में आपने बताया था कि वो जो है वो जो अपेंडिक्स वो इन्फीरियर ही होता है, इन्फीरियर, क्योंकि वॉल अभी ग्रो नहीं हुई होती लैटरल वाली। तो ये अपेंडिक्स लाए करने वाला एरिया बताया था। उसके बाद फिर आपने बताया था कि इलियक नहीं, उसके बाद आपने बताया था हाँ असेंडिंग कोलॉन 15 सेंटीमीटर है, ट्रांसवर्स 50, डिसेंडिंग 25, सिग्मॉइड 40। तो सिग्मॉइड सर इतना बड़ा है, मतलब वो तो मैं बहुत छोटा सा लगता है नीचे से। फोल्डेड है ना। अच्छा फोल्डेड है। असेंडिंग का फिर आपने बताया था कि सीकम से नहीं राइट इलियक फोसा वाले रीजन में लाया करता है। और इसको अगर हम क्वाड्रेंट में कहें एब्डोमिनल क्वाड्रेंट तो राइट लोअर इलियक क्वाड्रेंट होगा ना। आइलियक जो टर्मिनोलॉजी है वो 9 क्वाड्रेंट्स वाली है, मैं 4 क्वाड्रेंट्स वाली बात कर रहा था। अच्छा 9 वाला होता है, 9 रीजन होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हाँ मैं वही तो 9th वाले रीजन के हवाले से बात करें तो कौन सा बनेगा? लोअर राइट वाले के यहाँ से राइट इलियक फोसा, और 4 वाले के हवाले से राइट। अच्छा। और उसके बाद फिर आपने बताया था असेंडिंग कोलॉन जो है वो लिवर तक जाता है, गोज टू लिवर
ये लिवर के नीचे तक जाता है, यानी ऊपर अगर जाएंगे। और उसके बाद फिर आपने बताया था कि वहाँ से टर्न, एक बताया था कि अबव राइट किडनी एंड बिलो लिवर, यानी इसकी लोकेशन बताई थी जहाँ से टर्न होता है, इसका फ्लेक्चर जहाँ से शुरू होता है। और ये बताया था कि रेट्रोपेरिटोनियल, इसकी मेजेंट्री भी नहीं है, और लैटरली इसके साथ पैराकोलिक गटर है, और इसकी ये पोटेंशियल स्पेस है, और इसके अंदर फ्लूइड। सर ये फ्लूइड पैराकोलिक गटर में कब आता है, मतलब कौन सा फ्लूइड आता है? अगर किसी वजह से एब्डोमेन में फ्लूइड आ जाए तो अच्छा, एसाइटस वाली कंडीशन ही अगर हो, साइटिस की वजह से आ जाए, कोई वहाँ पे वैसे परफोरेशन हो जाए, उससे फ्लूइड में ट्रेस करना। अच्छा। उसके बाद आपने कहा था कि कोलॉन क्या होता है। अच्छा, और आपने एक और टर्म यूज़ की थी, कोलॉन के पास, कोलॉन हैज़ अपेंडिसाइसिस एपिप्लॉयकी, यानी ये वॉल का डिफेक्ट है। ऊपर आपने एक आर्टरी बनाई थी, नीचे वॉल, फिर आपने कहा था, और उसके नीचे म्यूकोजा लेयर। तो आपने कहा था ये कौन सी वॉल थी सर जो आपने बनाई थी, इसके अंदर विंडोज़ भी थी, गैप्स थे, यानी इसकी वही वॉल है, मस्कुलर वॉल ऑफ द कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन। तो आपने कहा था उसमें थोड़े से, अच्छा सारा कोलॉन सिग्मॉइड में सबसे ज़्यादा होते हैं। सिग्मॉइड में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपने कहा था इसके अंदर स्पेस नॉर्मली प्रेजेंट होती है, डिफेक्ट होता है, यानी ये एक एरिया होता है जहाँ से ब्लड वेसल एंटर करती है। यस सर। तो जब ये फिर स्पेस होती है जहाँ से फिर आपका म्यूकोजा हर्निएट कर सकते हैं बाहर। अच्छा, वेसल ने एंटर करनी है, वहाँ स्पेस तो होगी। तो ये जो, सर ये अपर ग्रेड ट्रैक में नहीं? अच्छा सर, ये जो स्पेस है, ये जो नॉर्मल स्पेस आप जो कह रहे हैं प्रेजेंट है, इसका नाम था अपेंडिसाइसिस Appendices epipleural। एपिक्लोइक। और अगर इसके अंदर से म्यूकोजल लेयर ऊपर निकल के आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डायवर्टिकुलोसिस। और अगर वो निकल के आके इन्फ्लेमेट भी हो जाए तो Diverticulitis। डायवर्टिकुलाइटिस हो गया। ये तो भी कवर हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आपने बताया था ट्रांसवर्स कोलॉन 50 सेंटीमीटर है, और उसके बाद आपने बताया था कि एंटीरियर टू कॉइल्स ऑफ मेनली जेजेनम, फिर इलियम। फिर आपने कहा था ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट है, और इसकी अपनी मेजेंट्री है, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा एब्डोमिनल। अच्छा सर, इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा पेरिटोनियल एक ही लफ्ज़ है? हाँ एक ही है। मैंने इसे भी पूछा था, एक ही है ना? सो रेट्रोपेरिटोनियल एब्डोमेन में नहीं आता? नहीं, इंट्रा रेट्रोपेरिटोनियल है ना। नहीं, इंट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा एब्डोमिनल में कह रहा हूँ, ये दोनों वर्ड्स एक है? नहीं, उसको कंपेयर करने के लिए कह रहा हूँ सर। असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग वो तो एब्डोमेन में ही आती है ना, ये वो तो रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल नहीं तो फिर हम इन सब कुछ ही एब्डोमेन में इस तरह का होता है। नहीं, जिस स्ट्रक्चर को हम इंट्रा पेरिटोनियल कह रहे हैं उसको हम इंट्रा एब्डोमिनल भी तो कह सकते मेरा हैं। ख्याल है एक ही चीज़। हाँ, काफ़ी हद तक। अच्छा, इसका तो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ होता है, वो तो रेट्रोपेरिटोनियल। हाँ वो तो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इट है ना, इंट्रा एब्डोमिनल तो नहीं है। अच्छा, तो ट्रांसवर्स, वैसे सब कुछ एब्डोमेन में ही पड़ा हुआ है ना। और सर ट्रांसवर्स कोलॉन का आपने कहा था इंट्रा पेरिटोनियल यानी इंट्रा एब्डोमिनल है, तो इसकी अपनी मेजेंट्री, उसका नाम मीजोकोलॉन है। और सर जितनी भी मेजेंट्रीज है इंटेस्टाइन में, एक सिग्मॉइड की अपनी मेजेंट्री है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री को हम मेजेंट्री प्रॉपर कहते हैं, इसकी मेजेंट्री को ट्रांसवर्स की मीजोकोलॉन कहते हैं, सिग्मॉइड की मेजेंट्री को सिग्मॉइड मेसोकोलॉन, बस खत्म। और अपेंडिक्स ही होते हैं, मेसोपेंडिक्स। हाँ, मीजोपेंडिक्स, ये चार है ना सर मेजेंट्रीज। यही चार है। और सर आपने बताया था कि अपर कनेक्ट होता है स्टमक से थ्रू गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट से ऊपर स्टमक से कनेक्ट होता है, और नीचे से इसके नीचे ग्रेटर मोमेंटम होता है जो नीचे से फ्री होता है, और उसके कर्टन की तरह हैंग करते हैं। कर्टन की तरह आगे से हैंग कर रहा है। और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट के साथ राइट साइड भी स्प्लीन भी पड़ी होती है। हाँ मतलब इससे, हाँ इस नहीं, लेफ्ट साइड पे ना, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे, राइट नहीं, हाँ स्प्लीन पड़ी होती है, और ये मैसिवली ब्लीड भी कर सकती है। अगर हम, सर आपने कहा था जब हम गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट को काटते हैं तो स्प्लीन नहीं काटनी चाहिए, मतलब अगर मतलब उस एरिया में हम कोई भी सर्जरी करेंगे तो आपको उसको केयरफुल रहना तो पड़ेगा। अगर गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट को हम काट दें तो दोबारा रीग्रो कर जाता है, मतलब दो स्ट्रक्चर है, थोड़ा फोर्स तो लगी होगी तो वो बाहर। नहीं करते इस तरह, क्या रीग्रो क्यों करेंगे? और अगर हमने इसको काट दिया तो फिर हमेशा के लिए वो वहीं से वो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट कटा रहेगा। स्टिच कर देंगे। अच्छा, स्टिच कर देंगे, ठीक है, वो खुद ग्रो नहीं होगा, ठीक समझ गया। और आपने कहा था ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन के पीछे लेफ्ट किडनी है, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ आए थ्रूवर्ड द मीडियन लाइन, फिर ड्यूडिना, पेनक्रियास और ड्यूडिनम है, और थोड़ा सा फिर इधर आ जाएंगे तो राइट किडनी है। तो जिस तरह ये ट्रांसवर्स कोलॉन गुजरा है तो लेफ्ट किडनी, ड्यूडिनम, पेनक्रियास और राइट किडनी। और इसके बाद फिर अपेंडिसाइटिस एपिक्लोइक, जो आपने कहा था मैक्सिमम जो होता है ये जो वॉल का डिफेक्ट है, मतलब जो नॉर्मल वॉल जो सबसे ओपन होती है वो सिग्मॉइड में होती है, तो इसलिए सिग्मॉइड में सबसे ज़्यादा डायवर्टिकुलोसिस अकर हो सकता है सिग्मॉइड में। और उसके बाद फिर आपने डिसेंडिंग कोलॉन का बताया था। डिसेंडिंग कोलॉन जो होता है वो स्प्लेनिक फ्लेक्सर से स्टार्ट होता है, और नीचे जो है पेल्विक, हाँ इधर आपने बताया था सर कि ये जो डिसेंडिंग कोलॉन है ये पेल्विक ग्रिम बैंड होता है। ब्रिम। हाँ ब्रिम, ये पेल्विक ब्रिम क्या है सर? ये जो पेल्विक ब्रिम ना, बेसिकली पेल्विस का एक यूं सर्कल बनते हैं। यस सर। पेल्विस पढ़ोगे जो बेसिकली हार्ड बोनी एरिया है, बिल्कुल। तो एक हम लैंडमार्क यूज करते हैं चीज़ों का। सर उसमें तो फिर वो इलियक क्रस्ट भी आएगा ना। हाँ इस तरह मल्टीपल स्ट्रक्चर। यानी इलियक क्रस्ट वाला जो ऊपर लाइन जो थोड़ी सी बनी इसको आप कह रहे हैं एक तरह से? यस सर, दिखा दें। इस तरह का पेल्विस के अंदर एक पूरा वो सर्कल होता है।
इस सर्कल को कहते हैं पेल्विक ग्रिम सर? पेल्विक ब्रेम, ये जो रेड लाइन सर बनी हुई है, इस तरह पेल्विक ब्रेम होता है सर। इस पूरी रेड लाइन को हम पेल्विक ग्रिम ही कहेंगे, डिमार्केट ही ऐसी की ब्रिम BRIM। अच्छा ये भी हो गया कवर। अच्छा पेल्विक ग्रिम होगी। और सर फिर आपने ये बताया था कि डिसेंडिंग कोलॉन में टीनियाई कोलाई रोटेट करते। टीनियाई कोलाई ये भी टर्म दी हुई थी एलोज में भी। टीनियाई कोलाई किसको कहते हैं? सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल के बैंड्स को कहते हैं, उनका ये लैटिन वर्ड है। और क्या मतलब? नहीं नहीं, इनकी थोड़ी ओरिएंटेशन चेंज होती रहती है। तो फिर वो ट्रांसफर्स में आगे क्या होगा? ट्रांसफर में आगे टीयर अबव एंटीरियर बिलो, यानी ऊपर जो इस तरह बैंड आ रहा था 3 वाला, लैटरल, मीडियल और एंटीरियर, ये ऊपर आके जो एंटीरियर वाला है वो रोटेट होकर पीछे चला जाता है, पीछे चला गया। पीछे वाले वो आगे आ जाते हैं। अच्छा ये फिर डिसेंडिंग में फिर दोबारा रोटेट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल की अरेंजमेंट थी ना लार्ज इंटेस्टाइन में, टीनियाई कोलाई। और सर इसमें फिर आपने पूछा था कि इस पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जो इससे पीछे लाया करते हैं, एक आपने बताया था लेफ्ट किडनी है, टेल ऑफ पेनक्रियास जो आगे कांटेक्ट में होती है, हाइलम ऑफ स्प्लीन, बस ये 3 स्ट्रक्चर्स ही है ना। और फिर आपने बताया था डायफ्राम के साथ जो है ये इसका जो फ्लेक्चर जो कनेक्ट कर रहा है डिसेंडिंग कोलॉन का, फ्रेनोकोलिक लिगामेंट है, और ये भी स्प्लीन के साथ है। ये बिल्कुल स्प्लीन के साथ है। वो दोनों लिगामेंट स्प्लीन के साथ हैं, ये और वो जो पीछे पड़ा था गैस्ट्रोकोलिक एंड उसका फ्रेनोकोलिक। मतलब ये एंड्स ज़्यादा स्प्लिंग के साथ बनते हैं ना, अच्छा एंड जो है समझ ये गया। वो गैस्ट्रोकोलिक थोड़ा लंबा लिगामेंट है। और ये भी रेट्रोपेरिटोनियल है, और पोस्टीरियरली इसके पास भी इलियाकस और लंबर फेशिया है, और इसका जो टर्मिनेशन एग्जैक्ट पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर अबव इनग्वाइनल लिगामेंट है। और सिग्मॉइड का आपने बताया था कि वो बस इंट्रा एब्डोमिनल इंट्रापेरिटोनियल है, उसका अपना सिग्मॉइड मेसोकोलोन है, और डाइवर्टिकुलोसिस मोस्ट कॉमन होती है इसमें, क्योंकि विंडो जो ओपन होती है इसमें ज़्यादा मैक्सिमम। फिर ये आर्टरीज की नर्व सप्लाई थी। चलो मिलते हैं। और सर आपने आर्टरीज की नर्व सप्लाई में बताया था कि 3 निकलती हैं SMA से, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से, राइट कोलिक, इलियोकोलिक और मिडल कोलिक। तो इलियोकोलिक जो है वो एनास्टोमोस कर जाती है, वो जो SMA जो आगे से शुरू होती है, और ये एनास्टोमोस करके इधर जाती है अपेंडिक्स के साथ जहाँ इलियोसिकल जंक्शन है। और जो राइट कोलिक है वो असेंडिंग कोलॉन के जाके इधर मार्जिनल में सप्लाई करने लग जाती है, और जो मिडल कोलिक है ये ट्रांसवर्स के साथ इधर 2/3 पार्ट तक आती है। और फिर दूसरी सप्लाई आपने बताई थी IMA, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और इसमें से भी 2 निकलती हैं, एक ऊपर जाएगी लेफ्ट कोलिक और नीचे आएगी सिग्मॉइड। लेफ्ट कोलिक जो है वो 1/3 ऑफ मेसोकोलोन से मार्जिनल होते 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 ये डिसेंडिंग तक यहाँ तक आएगी सारा, और जो सिग्मॉइड है ये पूरे सिग्मॉइड को एंड तक कवर करेगी, हाँ सिग्मॉइड को एनल केनाल तक या उससे भी आगे तक? पर एनल के नाम पे अच्छा उससे आगे फिर कौन सी ब्लड सप्लाई वैसे वो सर? फिर पेल्विस में आ जाता है बिल्कुल। अच्छा पेल्विस। और जो नर्व्स आपने बताई थी कि फोरगट की वेगस है, मिडगट की वेगस है, हाइंड गट की आपने बताया था पेल्विक स्प्लेनिक है, S3 S4 रूट जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। 2 3 4 है, S2 3 4 ठीक है। और इनके रीजन फोरगट के एपिगैस्ट्रिक, मिडगट के अम्बलाइकस, हाइंड गट के हाइपोगैस्ट्रिक। और जो पेन है अपेंडिसाइटिस का वो आपने बताया था। हाँ पेन मैंने नोट किया था, इधर लिखा हुआ था, तो जो पेन है वो राइट इलियक फोसा में हमारे पास फील होगा ना। अपेंडिसाइटिस का पूछा हुआ था पेन स्टार्ट होता है अम्बिलिकल रीजन से, अच्छा फिर स्टार्ट, वो चला जाता है राइट इलियक फोसा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अच्छा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और सर्कुलेशन का आपने बताया था पोचेस ऑफ कोलोन है, इनसाइड लॉन्गिट्यूडनल मसल, यहाँ खत्म हो गया ठीक। और सर एक क्वेश्चन था इधर कि डिफरेंशिएट लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम स्मॉल ग्रॉसली। एक मिनट ये ओपन हो जाए, एक मिनट।